Hello friends, my name is C. Yogesh Veheja and I welcome you all to our YouTube channel RJR Professional Bulletin। कैसे हैं आप सब लोग? फ्रेंड्स, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने 23 जुलाई 2024 को गवर्नमेंट बजट पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया, जिस बजट में इकोनॉमिक ग्रोथ, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स और गवर्नमेंट अकाउंट्स के साथ साथ कुछ इनकम टैक्स और जीएसटी के चेंजेस भी प्रपोज किए गए हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फाइनेंस बिल 2024 में इनकम टैक्स और जीएसटी से रिलेटेड कौन कौन से चेंजेस गवर्नमेंट ने प्रपोज किए हैं। आज ये फाइनेंस बिल है, लेकिन जब इसे प्रेसिडेंट की असेंट मिल जाएगी और बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट जब इसे पास कर देंगे तो ये फाइनेंस एक्ट बन जाएगा। इसलिए अभी हम बोल रहे हैं कि ये सभी चेंजेस प्रपोज किए गए हैं, ना कि पास हो गए हैं। हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि क्या चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहले टैक्स रेट्स और टैक्स स्लैब में चेंजेस किए गए हैं। हमारे पास अभी इंडिविजुअल्स, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन अदर देन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए सेक्शन 115 BAC है, जो हमें न्यू टैक्सेशन स्कीम के बारे में बताता है। साथ साथ हमारे पास ओल्ड टैक्सेशन स्कीम भी है, जहां हम कुछ एग्जेम्पशंस और डिडक्शन लेके हायर रेट पे टैक्स पे कर सकते हैं। गवर्नमेंट अब टाइम टू टाइम न्यू टैक्सेशन स्कीम में चेंजेस कर रही है और ओल्ड टैक्सेशन स्कीम को अब ओल्ड ही बना दिया गया है। इट मीन्स गवर्नमेंट अब ओल्ड टैक्सेशन स्कीम में, जहां आपको सेक्शन 24B में इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की डिडक्शन मिलती थी, जहां आपको सेक्शन 80C में इन्वेस्टमेंट की डिडक्शन मिलती थी, जहां आपको सेक्शन 1013A के अंदर हाउस रेंट की अलाउंस मिलती थी, उन सेक्शंस में गवर्नमेंट ने चेंजेस करने अब छोड़ दिए हैं। उनकी स्लैब लिमिट बढ़ानी अब छोड़ दी है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि सभी लोग अब अपनी आईटीआर न्यू टैक्सेशन स्कीम के बेसिस पे फाइल करें। डिपार्टमेंट ने बताया भी कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 की अब तक जितनी आईटीआर फाइल हो गई हैं, उसमें 2/3 आईटीआर न्यू टैक्सेशन स्कीम में ही फाइल की गई हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने कोई भी चेंज ओल्ड टैक्सेशन स्कीम में प्रपोज नहीं किया है। इट मीन्स आप फाइनेंशियल ईयर 23-24 की जो भी आईटीआर फाइल कर रहे हैं, वैसे ही आप 24-25 की आईटीआर फाइल करेंगे अगर आप ओल्ड टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट करते हैं। तो न्यू टैक्सेशन स्कीम में स्लैब रेट्स को चेंज कर दिया गया है। आप अभी फाइनेंशियल ईयर 23-24 की आईटीआर फाइल कर रहे हैं। ये फाइनेंस बिल में दिए गए प्रपोजल्स, अमेंडमेंट्स फाइनेंशियल ईयर 23-24 की आईटीआर के लिए नहीं है। इट मीन्स ये बजट पास होता या ना होता, उससे फाइनेंशियल ईयर 23-24 की आईटीआर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। इसलिए ये सब अमेंडमेंट्स आपकी आईटीआर जो अभी आप फाइल कर रहे हैं उसके लिए काम की नहीं है। ये सब अमेंडमेंट्स इनकम टैक्स रिटर्न जो 24-25 की आप फाइल करेंगे या 24-25 में जो आप टीडीएस डिडक्ट करेंगे उनसे रिलेटेड हैं। एग्जिस्टिंग स्लैब्स जो अभी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में दिखा रहे हैं, उसमें 3 लाख तक आप कोई टैक्स नहीं देते न्यू टैक्सेशन स्कीम में। 3 to 6 5% का टैक्स है, 6 to 9 10% का टैक्स है, 9 to 12 15% का टैक्स है, 12 to 15 20% का टैक्स है, 15 लाख से ऊपर 30% का टैक्स आप देते हैं। फाइनेंशियल ईयर 24-25 से एक मेजर चेंज किया गया है, जिससे आपको इनकम टैक्स रिटर्न में 10,000 का एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। फाइनेंशियल ईयर 24-25 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम या फाइनेंशियल ईयर 24-25 का जो आप एडवांस टैक्स 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च को देने वाले हैं, उसमें आप जो स्लैब लिमिट्स लगाएंगे उसमें फर्स्ट 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है। उसके बाद 3 से 7 लाख तक 5% टैक्स है। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में 6 लाख तक 5% टैक्स था, अब 1 लाख रुपया 10% से उठा के 5% में डाल दिया गया है। 7 to 10 लाख 10% टैक्स, 10 to 12 लाख 15% टैक्स। पहले आप देखेंगे जो लिमिट थी वो 6 to 9 की थी और 9 to 12 की थी, तो जो 6 to 9 की लिमिट थी अब उसे 7 to 10 कर दिया गया है। इट मीन्स 1 लाख 15% से उठा के 10% में डाल दिया गया है। 12 to 15 लाख 20% नो चेंज एंड अबव 15 लाख 30% नो चेंज। इट मीन्स 1 लाख रुपीज़ तो 10% से निकाल के 5% में डाले गए हैं और 1 लाख रुपीज़ 15% से निकाल के 10% में डाले गए हैं। इट मीन्स 2 लाख रुपीज़ पे हमें 5% का बेनिफिट है। इट मीन्स जो अमेंडेड स्लैब्स हैं वो हमें 10,000 रुपीज़ का एडिशनल बेनिफिट देती हैं। अगर हम टैक्स स्लैब्स की बात करते हैं तो इंक्रीज स्लैब लिमिट्स का अफेक्ट क्या होगा? अगर किसी टैक्स पेयर की टोटल इनकम आफ्टर ऑल डिडक्शंस 8 लाख रुपीज़ की है, तो जहां आप अभी 35,000 रुपये का टैक्स पे करते हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 30,000 रुपये का टैक्स पे करना पड़ेगा। इट मीन्स आपको 5,000 रुपीज़ प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस की बचत होगी।
अगर आपकी टोटल इनकम 10 लाख रुपीज़ की है तो आप अभी 60,000 रुपीज़ प्लस सेस पे करते हैं, और आपको 24-25 में 50,000 रुपीज़ का टैक्स पे करना पड़ेगा, जिससे कि आपको 10,000 प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का बेनिफिट है। आपकी 15 लाख की इनकम है तो आज के दिन में आप 1.5 लाख रुपए का टैक्स पे करते हैं। इट मीन्स अगर आपकी इनकम 15 लाख रुपीज़ है और सैलरीड इंडिविजुअल हैं, उस केस में आपको 1.5 लाख रुपए का यानी कि 10% ही टोटल में टैक्स देना पड़ता है। वो टैक्स अब आपको 1,40,000 रुपीज़ का देना पड़ेगा। इट मीन्स 10,000 रुपीज़ की एक्स्ट्रा बेनिफिट है आपको। मीन्स न्यू स्लैब्स के अंदर जो न्यू टैक्सेशन स्कीम में अब अमेंडेड स्लैब्स आई हैं 24-25 के लिए, इसमें आपको 10,000 रुपये का बेनिफिट है। फर्दर न्यू टैक्सेशन स्कीम में एक और चेंज भी किया गया है। आपको याद होगा ओल्ड टैक्सेशन स्कीम में भी और न्यू टैक्सेशन स्कीम में भी दोनों में आपको 50,000 रुपीज़ की इनकम अंडर द हेड सैलरीज में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती थी। ओल्ड टैक्सेशन स्कीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन में कोई भी चेंज नहीं किया गया है, लेकिन न्यू टैक्सेशन स्कीम में सैलरीड पर्सनस के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपीज़ कर दिया गया है। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए आपको अमेंडेड स्लैब्स तो मिलेंगी ही सही, साथ साथ आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी 50,000 की जगह 75,000 का बेनिफिट मिलेगा। फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में बोला कि सैलरीड एम्प्लॉयज़ को 17,500 का टैक्स बचेगा, लेकिन आप देखेंगे अगर तो आपको 17,500 की जगह 10,000 का ही टैक्स बचता है। So rupees 17,500 is a myth, since the FM has not included the earlier available benefit of standard deduction in new taxation scheme amounting to 50,000 rupees। जब FM ने जब 17,500 रुपये बोले तो उन्होंने कंपेयर करते वक्त जो न्यू टैक्सेशन स्कीम में पहले से 50,000 रुपीज़ की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है उसे इंक्लूड ही नहीं किया। इट मीन्स सपोज कीजिए किसी इंडिविजुअल की इनकम फाइनेंशियल ईयर 23-24 में 10 लाख रुपीज़ की है सैलरी से विदाउट स्टैंडर्ड डिडक्शन। सो बिना स्टैंडर्ड डिडक्शन के उसकी इनकम 60,000 रुपये बनती है, लेकिन अगर 50,000 रुपये की हम इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन डाल देते तो ये इनकम रिड्यूस हो जाती। सो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 10 लाख रुपीज़ की इनकम पे अगर हम 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देते हैं तो इनकम टैक्स बनता है 42,500 रुपीज़, विच मीन्स 60,000 टू 42,500 रुपीज़ में आपको 17,500 का बेनिफिट है। लेकिन इसमें एक गलती है, जब हमने फाइनेंशियल ईयर 23-24 का टैक्स कंप्यूट किया है तो हमने 50,000 रुपीज़ के स्टैंडर्ड डिडक्शन की रिबेट नहीं दिया उसको। सो अल्टीमेटली जो बेनिफिट है वो 10,000 प्लस सेस का ही है, 17,500 का नहीं है, क्योंकि 50,000 रुपीज़ की स्टैंडर्ड डिडक्शन तो हमें पहले से अलाउ होती थी। अगर हम 50,000 रुपीज़ की स्टैंडर्ड डिडक्शन पिछले वाले में डाल के कंपेयर करें तो और न्यू टैक्सेशन स्कीम में 23-24 के अंदर हमें 52,500 रुपये का टैक्स देना पड़ता था, जो 42,500 रुपीज़ का देना पड़ेगा। Further, in new taxation scheme, deduction limit of family pension has been increased from 15,000 to 25,000. So family pension की डिडक्शन जो हमें 1/3 अप टू 15,000 मिलती है, अब न्यू टैक्सेशन स्कीम में वो हमें 25,000 तक मिलेगी। सो ओल्ड टैक्सेशन स्कीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपीज़ एंड फैमिली पेंशन की डिडक्शन भी 15,000 रुपये तक। न्यू टैक्सेशन स्कीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन भी 75,000 रुपीज़ और फैमिली पेंशन से जो डिडक्शन मिलती है हमें वो भी 25,000 की मिलेगी। इंडिविजुअल्स के अंदर सिर्फ यही चेंज है। पार्टनरशिप फर्म के टैक्स में, कोऑपरेटिव सोसाइटी के टैक्स में, डोमेस्टिक कंपनी के टैक्स में कोई भी चेंज नहीं है। फॉरेन कंपनीज में आपको याद होगा टैक्स का रेट 40% का लगता है, जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 से घटाकर 35% कर दिया गया। इट मीन्स इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी नाउ द इनकम टैक्स रेट विल बी 35% इंस्टेड ऑफ 40% अर्लियर। TDS रेट्स में भी चेंज किया गया है। TDS रेट्स अगर आप 5% TDS रेट जितने भी हमारे लॉ में दिए गए हैं सबको 2% पे चेंज कर दिया गया है। जैसे कि इंश्योरेंस कमीशन 194D में अभी तक 5% का रेट लगता था, अब उसे 2% का रेट कर दिया गया है 1 अप्रैल 2025 से। 194DA जो LIC से हमें पैसे मिलते थे उस पर 5% का टैक्स रेट होता था, TDS रेट होता था, अब 2% का TDS कटेगा। 194G में जो लॉटरी टिकट की सेल से TDS कटता था, पेमेंट मिलती थी, उस पर 5% की जगह अब 2% का टैक्स रेट लगेगा। और कमीशन और ब्रोकरेज जो सेक्शन 194H काफ़ी मेजर सेक्शन है इंडस्ट्री के लिए, इस सेक्शन में जो कमीशन पे आप 5% का TDS काटते थे, 1 अक्टूबर 2024 से आपको 2% का TDS काटना है।
सेक्शन 194I जिसमें कि इंडिविजुअल्स और HUF जिनकी टैक्स ऑडिट नहीं होती है वो रेंट पे TDS काटते थे, इवन इफ इट इज़ अ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। जब रेंट का अमाउंट 50,000 पर मंथ से ज़्यादा होता था तो हम 5% का TDS काटते थे। अब से हमें 2% का ही TDS इसमें काटना है। आपको याद होगा फॉर्म फाइल करते हैं 26QC, उसमें आप 5% का TDS काटते थे 50,000 से ऊपर के रेंट पे। अब आपको 2% का TDS काटना है। ध्यान रहे, जहाँ पे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होती है वहाँ सेक्शन 194I एप्लीकेबल हो जाता है और वहाँ पे रेट 10% का बिल्डिंग पे और 2% का प्लांट एंड मशीनरी पे एज इट इज़ है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया गया है। 194M सर्टेन सम्स जो इंडिविजुअल और HUF, आपको पता है बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स को, बड़े प्रोफेशनल्स को अगर आप पेमेंट देते हैं 50 लाख से ज़्यादा की, उस केस में आपको 5% का TDS काटना होता था, अब आप 2% का TDS काटेंगे। पेमेंट ऑफ सर्टेन सम्स बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर टू ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, जब फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन अपने पे रजिस्टर्ड सेलर्स को पेमेंट देते हैं तो उस टाइम उन्हें अभी तक 1% का TDS काटना होता था, अब उन्हें 0.1% का ही TDS काटना है। आप याद कीजिए GST में भी बिल्कुल सिमिलर लेवल का ही चेंज किया गया है, जहां पे पहले परसेंटेज 1% होता था अब उसे 0.5% कर दिया गया है। सेक्शन 194F जो रीपर्चेज ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स की पेमेंट के अंदर 20% का TDS डिडक्ट होता था उसे ओमिट कर दिया गया है। मींस कि अब कोई भी TDS रीपर्चेज ऑफ यूनिट्स पे जो पेमेंट किया जाता है उस पर काटने की जरूरत नहीं है। 206C1F, आपको याद होगा अगर कोई पर्सन मोटर व्हीकल परचेज करता है और उस मोटर व्हीकल से रिलेटेड कंसीडरेशन अगर 10 लाख रुपए से ज़्यादा का होता है तो मोटर व्हीकल के डीलर को 1% का TCS कलेक्ट करना होता है इंक्लूसिव ऑफ द वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन प्राइस। इट मींस अगर आप 10 लाख की गाड़ी खरीदते हैं तो आपको आपके डीलर को 10,10,000 रुपये पे करने पड़ते हैं। वो 10,000 रुपये का TCS जो कलेक्ट करता है वो आपके पैन पे जमा करा देता है और आप उसका रिफंड ले लेते हैं इनकम टैक्स रिटर्न में या अपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स से एडजस्ट कर सकते हैं। सो गवर्नमेंट को पता है मोटर व्हीकल के अलावा भी कुछ लग्जरी गुड्स होती हैं जो 10-10 लाख से ज़्यादा की पर्सन्स लेते हैं लेकिन उनकी ITR बताती ही नहीं है कि उन्होंने इतनी इनकम कमाई है। सो 1 जनवरी 2025 से सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ और लग्जरी गुड्स भी नोटिफाई करेगी जिसपे 206C1F लगेगा। इट मीन्स अपार्ट फ्रॉम मोटर व्हीकल फॉर अ कंसिडरेशन एक्सीडिंग 10 लाख रुपीज़ और अदर लग्जरी गुड्स जो नोटिफाई की जाएंगी अगर वो परचेज भी 10 लाख से ज़्यादा की होती है सो 206C1F के अंदर TCS कलेक्ट किया जाएगा। 194IA, आपको पता है इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कंसीडरेशन अगर 50 लाख रुपए से ज़्यादा का होता है या फिर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा की होती है तो उस केस में 1% का TDS काटा जाता है। कुछ पर्सन्स इसे समझते थे कि कंसीडरेशन इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी ना देख के पर्सन वाइज लिमिट देखनी है। मान लीजिए एक प्रॉपर्टी 3 लोग ओन करते हैं और प्रॉपर्टी का कंसीडरेशन 60 लाख रुपीज़ का है, सो 3 पर्सन्स के बीच में 20 लाख रुपीज़ ही पे करने हैं। जो पर्सन्स TDS डिडक्ट करता था वो सोचता था मैं तो 20-20 लाख रुपए ही 3 पर्सन्स को दे रहा हूँ तो मेरी TDS काटने की कोई लाइबिलिटी नहीं है। गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन की सेक्शन 194IA की और बोला अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कंसीडरेशन 50 लाख रुपीज़ से ज़्यादा का होगा या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा की होगी तो ईच को ओनर का आप 1% का TDS काटोगे। इट मीन्स हमारे एग्जाम्पल में 20,000 रुपीज़ का TDS सबका कटेगा। इसके अलावा जो अमेंडमेंट प्रपोज की गई हैं उसकी समरी देखते हैं। सैलरी इनकम में अभी तक अगर कोई इंडिविजुअल है, अगर वो किसी कंपनी में एम्प्लॉई है, साथ साथ मान लीजिए उसने एक 15 लाख रुपीज़ की कार परचेज की जिस पे 15,000 रुपीज़ का TCS भी 206C1F के अंदर डीलर ने कलेक्ट किया, लेकिन जब एम्प्लॉयर उसका सैलरी पे TDS काटता है सो उसमें से TCS का क्रेडिट वो हटाता नहीं है। TDS काटने से उससे एम्प्लॉयज़ को क्या करना पड़ता है कि अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के टाइम पे TCS का रिफंड लेना पड़ता है क्योंकि ये किसी इनकम पे नहीं कटा है, ये एक पेमेंट पे कटा है। सो अब गवर्नमेंट ने बोला है कि एम्प्लॉयर्स को जब वो TDS काटेंगे एम्प्लॉय की सैलरी से तो वो TCS का क्रेडिट भी उसे दे सकते हैं और नेट अमाउंट पे ही TDS काटेंगे। इट मीन्स अगर किसी एम्प्लॉय का TDS 1 लाख रुपए बनता है सेक्शन 192 में, सो जो TCS उसने 15,000 रुपीज़ का डीलर को दिया है मोटर व्हीकल की परचेज पे, उसकी डिडक्शन मिलने के बाद एम्प्लॉयर ओनली 85,000 रुपीज़ का ही TDS काटेगा। सो ये अमेंडमेंट 1 अक्टूबर 2024 से एप्लीकेबल होगी। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर ये चेंज है कि अभी तक हम
रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी में भी टैक्सेबल करते हैं। एंड प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन यानी कि पीजीपीपी में भी करते हैं। मान लीजिए किसी का बिजनेस है हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे देने का, सो हम पीजीपीपी में भी वो इनकम टैक्सेबल करते हैं। गवर्नमेंट अमेंडमेंट लेके आई कि अगर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, यहाँ पे कमर्शियल हाउस प्रॉपर्टी की बात नहीं की गई है, अगर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे दी गई है तो उसकी इनकम आप पीजीबीपी में नहीं लेके जा सकते, उसकी इनकम आपको इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी में ही डालनी पड़ेगी। असेसी क्या करते थे, जब वो पीजीबीपी के अंदर अपनी इनकम शो करते हैं तो उस केस में कोई एक्सपेंसेस के डिडक्शन की लिमिट नहीं है, कोई रेमुनरेशन लेने की लिमिट नहीं है, तो वो सब पीजीबीपी में अपनी इनकम दिखाते थे। रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में मेंटेनेंस कम होती है, इसलिए गवर्नमेंट ने इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी में ही उसको डाल दिया है ताकि एक्सपेंसेस की डिडक्शन आप 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन से ज़्यादा ना ले पाएँ। फाइनेंशियल ईयर 24-25 से रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम विल ऑलवेज बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। पीजीबीपी में पार्टनरशिप फॉर्म्स के लिए मेजर अमेंडमेंट है। फाइनेंशियल ईयर 23-24 तक पार्टनर रेमुनरेशन फर्स्ट 3 लाख रुपीज़ तक 90% और बैलेंस अमाउंट पे 60% ही ली जा सकती थी। या फिर अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म लॉस में है तो उस केस में 1,50,000 से ज़्यादा पार्टनर रेमुनरेशन हम नहीं ले सकते थे। इट मीन्स पार्टनर रेमुनरेशन की लिमिट फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए फर्स्ट 3 लाख तक 90% और 1,50,000 व्हिचएवर इज हायर और बैलेंस अमाउंट पे 60% पार्टनर रेमुनरेशन हम ले सकते हैं। जो बैलेंस अमाउंट बचेगा इन रेमुनरेशन को हटाने के बाद उस पे पार्टनरशिप फर्म को अपना टैक्स देना पड़ता है 30% प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज एंड सेस। गवर्नमेंट ने 24-25 से पार्टनरशिप रेमुनरेशन की लिमिट्स बढ़ा दी हैं। जो 3 लाख तक आप 90% की पार्टनर रेमुनरेशन विड्रॉ कर सकते थे, अब आप 6 लाख तक 90% या 3 लाख विच एवर इज हायर की पार्टनर रेमुनरेशन ले सकते हैं। इट मीन्स जो फर्म्स पहले 3 लाख रुपए तक 90% तक की पार्टनर रेमुनरेशन देती थी, अब वो 6 लाख तक पे 90% तक की पार्टनर रेमुनरेशन दे सकती हैं। सो फाइनेंशियल ईयर 24-25 से पार्टनर रेमुनरेशन की लिमिट फर्स्ट 6 लाख पे 90% और 3 लाख व्हिचएवर इज हायर और बैलेंस 60% आप बुक प्रॉफिट का पार्टनर रेमुनरेशन के वे में विड्रॉ कर सकते हो। अभी तक पार्टनर रेमुनरेशन पे सेक्शन 192 नहीं लगता था क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं होता है, इसलिए जितनी भी पार्टनर रेमुनरेशन चाहे पे की जाती थी, चाहे ड्यू की जाती थी या कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट की जाती थी, उस पर कुछ भी टीडीएस नहीं काटा जाता था। लेकिन गवर्नमेंट एक नया सेक्शन लेके आई है, सेक्शन 194T। इसमें बोला गया है कि अगर कोई फर्म अपने पार्टनर्स को रेमुनरेशन देती है, सैलरी देती है, बोनस देती है, कमीशन देती है, चाहे वो पे करती है, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करती है या सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट करती है, 10% का टीडीएस कटेगा अगर पार्टनर रेमुनरेशन फाइनेंशियल ईयर में 20,000 रुपये से ज़्यादा है। 20,000 रुपये पर मंथ नहीं, अगर पार्टनर रेमुनरेशन 20,000 पर ईयर से ज़्यादा है सो उस केस में सेक्शन 194T में 10% का टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। सो सभी पार्टनरशिप फर्म्स को पार्टनर रेमुनरेशन देते वक्त ये ध्यान रखना है कि उन्हें 10% का टीडीएस सेक्शन 194T, 192 में नहीं 194T में काटना है। 24Q में नहीं जाएगा, वो 26Q की टीडीएस रिटर्न में फाइल होगा क्योंकि वो सैलरी का पार्ट नहीं है। कैपिटल गेन्स में भी मेजर चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं होल्डिंग पीरियड में क्या चेंज किया गया है। अभी तक अगर हम होल्डिंग पीरियड देखते हैं तो हमारे पास 3 तरीके के होल्डिंग पीरियड होते हैं, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स, 36 मंथ्स। अगर हम अनलिस्टेड शेयर्स और इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो उस पर 24 मंथ्स का पीरियड लगता है। अगर हम लिस्टेड सिक्योरिटीज़ की, लिस्टेड शेयर्स की बात करते हैं तो उस पर 12 मंथ्स का पीरियड लगता है। अगर हम गोल्ड, डिबेंचर्स, बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट की बात करते हैं सो उस पर 36 मंथ का पीरियड लगता है उसे लॉन्ग टर्म होने में। गवर्नमेंट ने अब 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ का क्राइटेरिया हटा दिया है। अगले साल से नहीं, आज से, मीन्स 23 जुलाई 2024 से। इट मीन्स 22 जुलाई 2024 तक तो हम होल्डिंग पीरियड 12 मंथ्स, 24 मंथ्स और 36 मंथ का देखेंगे। अगर कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र की गई है 22 जुलाई तक, 23 जुलाई 2024 से हमारे पास अब 2 ही पीरियड ऑफ होल्डिंग हैं, 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स। जितनी भी लिस्टेड सिक्योरिटीज़ हैं वो 12 मंथ्स के अंदर लॉन्ग टर्म हो जाएंगी और जितनी भी अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ हैं वो 24 मंथ्स के अंदर लॉन्ग टर्म हो जाएंगी। इट मीन्स लिस्टेड शेयर्स, लिस्टेड सिक्योरिटीज़ 12 मंथ्स में, अनलिस्टेड शेयर्स, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ और जितनी भी अदर कैपिटल एसेट्स हैं
24 मंथ के बाद उन्हें लॉन्ग टर्म में ले लिया जाएगा। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग अब सिर्फ 2 ही रह गए आज, मतलब कि 23 जुलाई 2024 से 12 मंथ और 24 मंथ। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 111A का आज के दिन में अगर आप कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अर्न करते हैं लिस्टेड शेयर्स की सेल परचेज पे, अगर आपने परचेज और सेल पे एसटीटी पे किया है तो आपको 15% का टैक्स देना पड़ता है। गवर्नमेंट ने सेक्शन 111A में चेंज कर दिया है 23 जुलाई 2024 से, अगले साल से नहीं, 23 जुलाई 2024 से, यानी कि 23 जुलाई 2024 या उसके बाद आप जब भी कोई शेयर सेल करेंगे, लिस्टेड शेयर सेल करेंगे जिस पे आपने एसटीटी पे किया है और 111A में जिसकी आप टैक्सेशन करने वाले हैं उस पे 20% का टैक्स लगेगा। इट मीन्स 22 जुलाई तक जो सेल आप कर चुके हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की लिस्टेड शेयर्स की, उस पे 15% का टैक्स लगता था और आज से वो टैक्स 20% का हो गया। इट मीन्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड सिक्योरिटीज भी अब 15% की जगह 20% के टैक्स में आएंगी। लॉन्ग टर्म के अंदर सेक्शन 112A है जो हमें बोलता है कि जो टैक्स रेट है वो 10% का लगेगा, लेकिन पहले 1 लाख तक के कैपिटल गेन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। इट मीन्स 1 लाख रुपीज़ की डिडक्शन है, स्टैंडर्ड डिडक्शन है हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की लिस्टेड शेयर्स के केस में, उसके बाद हमें 10% का टैक्स देना पड़ता है। यहाँ भी गवर्नमेंट ने 10% टैक्स रेट को बढ़ा के 12.5% कर दिया है, अगले साल से नहीं 23 जुलाई 2024 से, यानी कि 23 जुलाई 2024 या उसके बाद आप कोई भी लिस्टेड शेयर्स अगर लॉन्ग टर्म के सेल करते हैं तो उस केस में आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट 1 लाख रुपए की थी उसे अब 1,25,000 कर दिया गया है, यानी कि अगर आपकी 1 लाख की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम है कोई टैक्स नहीं है, 1,20,000 है, 1,25,000 है तो कोई टैक्स नहीं है। आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम अगर 2 लाख है तो 75,000 रुपीज़ पे अब आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा, जो टैक्स रेट पहले 10% का होता था। ये तो हो गई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड शेयर्स की बात। अगर हम सेक्शन 112 के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करते हैं तो उसमें कुछ केसेस में हमारे पास 20% का रेट है, कुछ केस में 10% का रेट है। वहाँ पे हमें सेक्शन 48 के सेकंड प्रोविजो की इंडेक्सेशन भी अवेलेबल हो जाती है। सो गवर्नमेंट अभी तक नॉर्मली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अदर देन सेल ऑफ लिस्टेड शेयर्स पे 20% का टैक्स रेट लेती है विद इंडेक्सेशन, जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के बेस पे आपको मिलता है। गवर्नमेंट ने 23 जुलाई 2024 से इंडेक्सेशन को खत्म कर दिया है और 12.5% का टैक्स रेट अब गवर्नमेंट ने प्रेजेंट कर दिया है कि आज से अगर आप कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट लिस्टेड शेयर्स के अलावा बेचोगे तो आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। खुशमत तो ये कि 20% से टैक्स रेट 12.5% हो गया, आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलेगी। अगर हम कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी की बात करते हैं जो आपको 1990 में 2000 में आपके फोर फादर से मिली थी, सो ऐसी प्रॉपर्टीज़ के लिए हम 1 अप्रैल 2001 की पहले एफएमवी लेते थे और एफएमवी लेने के बाद उसको आज के दिन यानी कि 3.5 के आसपास अप्रोक्सीमेटली आज के दिन में इंडेक्सेशन हुआ है उसकी इंडेक्सेशन करते थे, उसके बाद हम कैपिटल गेन निकालते थे। सो अब क्या करना पड़ेगा, जो सेल कंसिडरेशन है उसमें से सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ही घटेगी। इट मींस जो 1 अप्रैल 2001 से पहले की प्रॉपर्टी है उसकी सिर्फ फेयर मार्केट वैल्यू को घटाया जाएगा, इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। इट मींस सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट, जो भी कैपिटल गेन निकलेगा उस पर आपको 12.5% का विदाउट इंडेक्सेशन टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ टैक्स रेट बढ़ा है अगर आप इंडेक्सेशन को साथ देखोगे, घटा नहीं है। अदर सोर्सेज में सेक्शन 5627B में अमेंडमेंट है। अगर हम सेक्शन 5627B की बात करें तो वो बोलता है कि अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी, लेट्स सपोज अ प्राइवेट कंपनी, अगर कोई शेयर्स इशू करती है और वो शेयर्स फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा पे इशू करती है तो जितना फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा वाला अमाउंट है उसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मान लिया जाएगा, ये मानते हुए कि वो पैसा फेयर मार्केट वैल्यू से एक्सेस में किकबैक्स के वे में वापसी लिया गया है। सो ऐसे केसेस के अंदर गवर्नमेंट एंजल टैक्स लगाती थी सेक्शन 5627B का, जिसमें फेयर मार्केट वैल्यू से ऊपर जितना भी अमाउंट आप शेयर से रिलेटेड लेते थे उसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज उस कंपनी की ट्रीट कर लिया जाता था। गवर्नमेंट ने इस सेक्शन को, इस क्लोज को, सेक्शन 5627B क्लोज को ओमिट कर दिया है। इट मीन्स अब कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी अगर शेयर सेल करती है फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा पे, सो ऐसे केस के अंदर
सेक्शन 5627 भी नहीं लगेगा। इट मीन्स अब फेयर मार्केट वैल्यू 11U का कोई रेलिवेंसी नहीं रह गया है एज फार एज 5627B इज कंसर्न। मर्जर ऑफ रिजीम्स फॉर ट्रस्ट, चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट के लिए सेक्शन 11-12 की रिजीम भी है और सेक्शन 1023C की रिजीम भी है। आप देख रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 में भी और 21-22 में भी मेजर अमेंडमेंट्स की गई थी ताकि दोनों स्कीम्स को गवर्नमेंट पैरिटी पे ले आए। अब जब गवर्नमेंट को पता है कि 1023C और 11-12 के प्रोविजंस अब आइडेंटिकल प्रोविजंस हो गए हैं, सो गवर्नमेंट ने अब डिसाइड किया है कि 1 अक्टूबर 2024 से इन दोनों स्कीम्स को आपस में मर्ज कर दिया जाएगा, यानी कि 1023C सेक्शन को 30 सितंबर 2024 के बाद बंद कर दिया जाएगा। जितनी एप्लीकेशंस अभी आप लगा सकते हो 30 सितंबर तक, वो तो 1023C में लग जाएंगी। उसके बाद जितनी भी एप्लीकेशंस आपने रजिस्ट्रेशंस की रिन्यूअल की अप्लाई करनी है वो सब आपको सेक्शन 11 और 12 में करना पड़ेगा। सो सेक्शन 1023C regime will be merged in section 11 and 12 regime. From 1st October 2024, no application for registration will be entertained in section 1023C. However, applications filed up to 30th September 24 in 1023C will be considered as such. So the trust registered under 1023C will continue applying the section up to validity period, और जब वो रिन्यू कराएंगे या री रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उन्हें सेक्शन 11 और 12 में ही कराना है, यानी कि कोई झंझट नहीं 1023C का और कोई झंझट नहीं 11-12 का, एक ही सेक्शन है। पहले आपको याद होगा तो ऑडिट रिपोर्ट भी दो होती थी, 10B और 10BB। अब 10B भी सेक्शन 11-12 1023C दे सकते हैं, 10BB की ऑडिट रिपोर्ट भी 11-12 और 1023C दोनों केसेस पे जा सकती है। इट मीन्स अब सेक्शन 11 और 12 में 1 अक्टूबर 2024 के बाद ही रजिस्ट्रेशन हुआ करेगा, 1023C में नहीं होगा। डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से, डिडक्शंस में ओल्ड टैक्सेशन स्कीम में कोई भी चेंज नहीं है, ना ही 80C की लिमिट बढ़ाई गई है, ना ही 80D की लिमिट बढ़ाई गई है। सेक्शन 80CCD में चेंज है जो कि न्यू पेंशन स्कीम के अंडर में आता है, वो चेंज भी सिर्फ न्यू टैक्सेशन स्कीम के लिए किया गया है। आपको याद होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और अदर्स एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन देते हैं न्यू पेंशन स्कीम में अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। सो सेक्शन 36 में उनको बिजनेस एक्सपेंडिचर क्लेम हो जाता है। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं तो उनके केस में जो अमाउंट होता है वो 14% होता है, और अदर एम्प्लॉयर्स यानी कि अदर कंपनीज के केस में 10% ऑफ सैलरी तक की हम 36 के अंदर क्लेम ले सकते हैं बिजनेस एक्सपेंस निकालते हुए उस कंपनी का। अगर हम एम्प्लॉई की बात करें तो एम्प्लॉई भी सेक्शन 80CCD2 के अंदर एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूशन किया है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है या अदर एम्प्लॉयर है, वो 80CCD2 में डिडक्शन क्लेम कर सकता है, न्यू टैक्सेशन स्कीम में भी, ओल्ड टैक्सेशन स्कीम में भी। जो लिमिट होती थी पहले वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए 14% ऑफ सैलरी की लिमिट थी डिडक्शन लेने के लिए, और अदर एम्प्लॉयज़ के केस में 10% ऑफ सैलरी की लिमिट थी। गवर्नमेंट ने न्यू टैक्सेशन स्कीम, ओनली एंड ओनली न्यू टैक्सेशन स्कीम के लिए इसे पैरिटी पे ले आई है, और गवर्नमेंट ने बोला है अब चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हों, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो या अदर एम्प्लॉयर्स हों, सभी केस में आप जो 80CCD2 में डिडक्शन ले सकते हैं वो 14% ऑफ सैलरी ले सकते हैं। इट मीन्स अगर हम किसी कंपनी की बात करें जो कंट्रीब्यूट करती है NPS में अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, सो वो कंपनी तो सेक्शन 36 के अंदर अब 14% ऑफ सैलरी तक की अलाउंस ले लेगी, चाहे उसका एम्प्लॉई ओल्ड टैक्सेशन स्कीम ले या न्यू टैक्सेशन स्कीम ले। लेकिन एम्प्लॉई कंसर्न अगर ओल्ड टैक्सेशन स्कीम लेगा तो उसको 80CCD2 में डिडक्शन मिलेगी 10% ऑफ सैलरी, और न्यू टैक्सेशन स्कीम लेगा तो उसे डिडक्शन मिलेगी 14% ऑफ सैलरी। TDS, TCS डिलेज एंड लिटिगेशंस, सो अप टू 31 मार्च 2025, इट मीन्स ये TDS के प्रोविजंस 1 अप्रैल 2025 के बाद लगेंगे। सो 31 मार्च 2025 तक जो TCS की लेट पेमेंट पे अभी हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है वो 1% देना पड़ता है। हालांकि अगर आप TDS की बात करेंगे सो सेक्शन 2011A में आपको 1.5% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ का इंटरेस्ट देना पड़ता है। सो गवर्नमेंट ने पैरिटी लाने के लिए TDS में तो रेट कम नहीं किया, लेकिन TCS के अंदर 1% के रेट को 1.5% कर दिया है। इट मीन्स अब चाहे डिलेड पेमेंट ऑफ TCS का इंटरेस्ट हो या TDS का इंटरेस्ट हो, दोनों ही केसेस में इंटरेस्ट रेट 1.5% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ लगेगा। टाइम लिमिट फॉर पासिंग असेसी इन डिफॉल्ट ऑर्डर, सेक्शन 201 के अंदर बताया गया था कि अगर कोई रेजिडेंट डिडक्टी है,
अगर उसके केस में पता लगता है कि आपने टीडीएस सही टाइम पे नहीं काटा है, सो आपको असेसी इन डिफ़ॉल्ट बनाया जाता है रेजिडेंट के केस में 7 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। नॉन रेजिडेंट के केस में कोई टाइम लिमिट ही नहीं थी। अगर हम बात करें 2015 के केसेस, 12 के केसेस, 8 के केसेस, अभी भी नॉन रेजिडेंट के टीडीएस डिडक्शन के असेसी इन डिफ़ॉल्ट के पेंडिंग हैं अथॉरिटीज़ के पास, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट कोई टाइम लिमिट ही नहीं देता है कि नॉन रेजिडेंट डिडक्टी के केस में डिडक्टर पे असेसी इन डिफ़ॉल्ट के प्रोविज़न कब तक लगाए जा सकते हैं, ऑर्डर कब तक पास किया जा सकता है। इसलिए ऑफिसर्स नोटिस देके बैठ जाते हैं 2 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, उनको पता है हम कभी भी इस केस को ओपन कर सकते हैं, हमें ऑर्डर पास करने की कोई टाइम लिमिट ही नहीं है। सो गवर्नमेंट ने अब रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट डिडक्टर हो, अगर वो टाइम टीडीएस नहीं काटता है और असेसी इन डिफ़ॉल्ट है, उस केस में 6 ईयर्स के अंदर अंदर असेसी इन डिफ़ॉल्ट का ऑर्डर पास करना पड़ेगा। मीन्स रेजिडेंट के केस में 7 साल से लिमिट 6 साल कर दी गई, और नॉन रेजिडेंट के केस में जहाँ लिमिट थी नहीं वहाँ पे 6 साल की लिमिट लेके आए हैं कि 6 ईयर्स के अंदर आपको असेसी इन डिफ़ॉल्ट का ऑर्डर मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता इट मीन्स आप असेसी इन डिफ़ॉल्ट हो ही नहीं। अप टू 30 सितंबर 2024 तक गवर्नमेंट ने बोला कि सेक्शन 194Q एंड 2061 है, जो परचेज और सेल ऑफ गुड्स पे हम टीडीएस और टीसीएस कलेक्ट और काटते हैं, 30 सितंबर 2024 तक लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता, आज भी नहीं दिया जाता। और 30 सितंबर 2024 तक 194Q का और 2061H का 197 में लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट हम नहीं ले सकते। लेकिन अब गवर्नमेंट ने बोला है कि 1 अक्टूबर 2024 के बाद से सेक्शन 197 में अमेंडमेंट लाई गई है, और 194Q और 2061H के लिए भी हम लोअर डिडक्शन का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। 31 मार्च 2025 तक तो प्रोविज़न वही रहेंगे करेक्शन स्टेटमेंट के लिए भी जो आज के दिन में है। आज अगर कोई भी 7-8 फाइनेंशियल ईयर, 8-9 फाइनेंशियल ईयर, 9-10 फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड भी आप कोई टीडीएस का डिफ़ॉल्ट देखते हैं, सो आप करेक्शन स्टेटमेंट जाके फाइल कर सकते हैं। इट मीन्स मान लीजिए आपने ट्रेसिस पोर्टल पे जाके देखा कि 12-13 के अंदर कुछ इनकम टैक्स का टीडीएस का डिफ़ॉल्ट आ रहा है, तो आप जाके उसकी करेक्शन स्टेटमेंट फाइल कर सकते हैं और फाइल करके अपनी डिमांड को रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन आज के दिन में इस करेक्शन स्टेटमेंट को फाइल करने का कोई टाइम लिमिट नहीं है। सो गवर्नमेंट ने अब एक टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब किया है कि आप टीडीएस रिटर्न को करेक्ट कब तक कर सकते हो। सो गवर्नमेंट ने अब बोला है कि 6 साल तक जो टीडीएस रिटर्न आपने फाइल की है उसके टाइम पीरियड के 6 साल तक आप करेक्शन स्टेटमेंट फाइल कर सकते हो। उसके बाद आप उस पर्टेनिंग फाइनेंशियल ईयर की करेक्शन स्टेटमेंट फाइल नहीं कर पाएंगे। इट मीन्स जितनी आपकी पुरानी करेक्शन स्टेटमेंट फाइल करने वाली पड़ी हैं उसे आप 31 मार्च 2025 तक फाइल कर दो, क्योंकि उसके बाद करेक्शन स्टेटमेंट भी फाइल नहीं होगी और डिमांड को आप कम भी नहीं कर पाएंगे। सो वो डिमांड के नोटिस डिपार्टमेंट आपको देगा और उस बेसिस पे आपको आपकी लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी। सो फीफो मेथड पे चलिए और पुराने डिमांड जो टीडीएस डिमांड आपकी ट्रेसिस पोर्टल पे खड़ी है उनकी करेक्शन स्टेटमेंट आप फाइल कीजिए। इनकम टैक्स से रिलेटेड मेजर अमेंडमेंट्स ये हैं, बाकी अमेंडमेंट लिटिगेशन से रिलेटेड, प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड है, उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बुलेटिन में डिस्कशन करेंगे। जीएसटी लॉ में क्या अमेंडमेंट की गई हैं? मेजरली तो जीएसटी लॉ में वही अमेंडमेंट की गई हैं जो 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर डिसाइड किया गया था, क्योंकि जो रूल्स के अंदर अमेंडमेंट थी वो सब तो सीबीआईसी लेके आ सकती थी, तो वो अमेंडमेंट्स तो सीबीआईसी जीएसटीएन ने मिलके इंट्रोड्यूस कर दी। लेकिन सेक्शंस की अमेंडमेंट क्योंकि पार्लियामेंट से पास होके आनी है, इसलिए 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग में जो जो अमेंडमेंट्स प्रपोज की गई थी उनसे रिलेटेड प्रोविजंस बजट 2024 के अंदर डाले गए हैं। सबसे मेजर अमेंडमेंट जो जीएसटी में की गई है, आपको याद होगा 2 केसेस होते हैं, सेक्शन 73 के केसेस और सेक्शन 74 के केसेस। अगर हम कोई भी टैक्स पे नहीं करते ड्यू टू नॉन फ्रॉड मीन्स की अनइंटेंशनल मिस्टेक, उस केस में सेक्शन 73 में हमारी असेसमेंट की जाती है, और जिस केस में बिल्कुल मिसस्टेटमेंट या फ्रॉड का केस होता है तो सेक्शन 74 में हमारी असेसमेंट की जाती है। सो फाइनेंशियल ईयर 23-24 तक तो असेसमेंट्स फ्रॉड केसेस की सेक्शन 74 में और नॉन फ्रॉड केसेस की 73 में की जाती हैं। फाइनेंशियल ईयर 24-25 से सेक्शन 73 और 74 दोनों को ओमिट कर दिया गया है और एक सिंगल सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है, सेक्शन 74A। अभी तक एक लड़ाई रहती थी हमेशा कि सेक्शन 73 में 3 इयर्स की लिमिट है, सेक्शन 74 में एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ लिमिटेशन है 5 इयर्स का। सो कोई भी लो 74 के अंदर आपका ऑर्डर पास कर रहा है क्योंकि उसको एक्सटेंडेड पीरियड का बेनिफिट लेना है,
सो गवर्नमेंट ने इस लड़ाई को ही ख़त्म कर दिया, सेक्शन 73, 74 दोनों को ही रिपील करके फाइनेंशियल ईयर 24-25 से सेक्शन 74A लेके आ रहे हैं। फ्रॉड के केसेस भी उसी में असेस होंगे, नॉन फ्रॉड के केस भी उसी में असेस होंगे। सो जो टाइम लिमिट ऑफ शोकॉज नोटिस इशुएंस की है वो है 42 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। आपको याद होगा पहले जो टाइम लिमिट 3 साल और 5 साल की दी हुई है वो ऑर्डर पास करने की है फ्रॉम द डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, और 3 महीने पहले नॉन फ्रॉड केसेस में और 6 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पासिंग द ऑर्डर फ्रॉड केसेस में शो कॉज नोटिस इशू करना होता है। लेकिन यहाँ पे अब टाइम लिमिट शो कॉज नोटिस की दी गई है 42 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। सो 3.5 साल का टाइम लिमिट शो कॉज नोटिस पास करने के लिए दिया गया है। यानी कि अगर हम नॉन फ्रॉड केसेस की बात करते हैं तो अभी तक जो हमें 33 मंथ्स के अंदर शो कॉज नोटिस आता था, मीन्स कि 3 साल से 3 महीने पहले, वो 42 मंथ्स के अंदर आएगा। दोनों के लिए सेम है, एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ लिमिटेशन का मुद्दा ही खत्म। पेनल्टी विल बी 10% इन केस ऑफ नॉन फ्रॉड केसेस एंड 100% इन केस ऑफ फ्रॉड केसेस। रिडक्शन और वेवर ऑफ पेनल्टी के सेम प्रोविज़न हैं जो सेक्शन 73 और 74 में थे। मीन्स पेनल्टी उसी तरीके से लगेगी, उसी तरीके से रिड्यूस होगी, उसी तरीके से वेव होगी जैसे कि सेक्शन 73 और 74 में होती थी, सेक्शन 74A में भी। लेकिन वहाँ हमें पेनल्टी का रिडक्शन लेने के लिए 30 डेज़ के अंदर पेमेंट देनी पड़ती थी। 53rd GST काउंसिल मीटिंग ने उसे 60 डेज़ कर दिया था। तो सेक्शन 74A में भी जो टाइम लिमिट लेके आए हैं वो 60 डेज़ का लेके आए हैं। यानी कि आपको अगर रिडक्शन और वेवर ऑफ पेनल्टी कराना है तो शो कॉज नोटिस इशू होने के 60 डेज़ के अंदर अंदर आपको आपकी पेमेंट कर देनी है। ऑफिसर जो ऑर्डर पास कर सकता है अब 12 मंथ्स में कर सकता है। इट मीन्स 42 मंथ शो कॉज नोटिस के, 12 मंथ्स ऑर्डर पास करने के। मीन्स किसी भी प्रॉपर ऑफिसर के पास 54 मंथ्स हैं आपका ऑर्डर पास करने के लिए। मीन्स कि जो नॉन फ्रॉड केसेस में पहले टाइम लिमिट 36 मंथ्स का होता था अब वो 54 मंथ्स का हो गया है। मीन्स 3 साल से बढ़ाकर 4.5 साल हो गया है। और फ्रॉड केसेस के अंदर जो पहले 5 साल का टाइम लिमिट होता था वो भी अब 4.5 साल हो गया है। लेकिन 6 मंथ्स की एक्सटेंशन भी अलग से लेके आए हैं, जिसे फ्रॉड केसेस तो अब भी ये 5 साल के अंदर कर लेंगे। बोला गया ऑफिसर कैन पास ऑर्डर विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम शो कॉज नोटिस। 6 मंथ्स एक्सटेंशन भी ज्वाइंट कमिश्नर की अप्रूवल लेके की जा सकती है। मीन्स कि फ्रॉड केसेस में तो अभी भी मैक्सिमम 60 मंथ्स हो सकता है, नॉन फ्रॉड केसेस में भी 60 मंथ्स हो सकता है, लेकिन 54 मंथ्स होगा जनरल केसेस में अगर ज्वाइंट कमिश्नर अप्रूवल नहीं देता तो। इसके अलावा जितनी भी अमेंडमेंट्स 53rd GST काउंसिल मीटिंग ने बताई थी वो सब भी अब लाई जा चुकी हैं, अमेंडमेंट प्रपोज की जा चुकी हैं। जैसे कि बोला गया था कि फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20 से रिलेटेड जो टाइम लिमिट टू अवेल ITC है वो 30 नवंबर 2021 माना जाएगा। तो इस अमेंडमेंट को सेक्शन 16 सबसेक्शन 5 को प्रपोज करके इंट्रोड्यूस कर दिया गया है यहाँ पे। इसके अलावा टाइम ऑफ सप्लाई फॉर RCM सप्लाईज वेयर इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी सेल्फ जनरेटेड, उसका टाइम लिमिट भी अब लॉ में मेंशन कर दिया गया है कि टाइम ऑफ सप्लाई RCM के केस में माना जाएगा जिस दिन आपने सेल्फ जनरेटेड इनवॉइस इशू किया। सो सेल्फ जनरेटेड इनवॉइस जिस दिन आप इशू करेंगे उसे ही टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। प्री डिपॉजिट की लिमिट जो 53rd GST काउंसिल मीटिंग में प्रपोज हुई थी उसे भी लाया जा चुका है 25 करोड़ से 20 करोड़ रुपीज़ तक। फॉर सेक्शन 73 केसेस अंडर नोटिस, जो पहले के केसेस हैं फाइनेंशियल ईयर 19-20 से रिलेटेड, आपको पता है कि टाइम लिमिट ऑफ पासिंग ऑफ ऑर्डर 31 अगस्त 2024 था, 2024 है, और 18-19 से रिलेटेड पीरियड जा चुका है ऑलरेडी। सो जितने भी केसेस का अभी तक ऑर्डर पास नहीं हुआ, 17-18, 18-19, 19 भी, या ऑर्डर पास हो चुका है या अपील फाइल हो चुकी है लेकिन अपील का अभी तक ऑर्डर नहीं आया है, ऐसे सब केसेस के अंदर सेक्शन 73 के केसेस के अंदर आप टैक्स पे करके इंटरेस्ट और पेनल्टी से इम्यूनिटी ले सकते हैं। मींस आप 17-18, 18-19, 19-20 की जितनी पेंडिंग लाइबिलिटी है उस पर ना तो आपको इंटरेस्ट पे करना है ना आपको पेनल्टी पे करनी है। टैक्स पे कीजिए और आपका केस क्लोज कर दिया जाएगा। हाँ, जो अच्छे टैक्स पेयर्स हैं जिन्होंने अपना इंटरेस्ट और पेनल्टी टाइमली पे किया है, गवर्नमेंट को कोऑपरेट किया है, उन्हें कुछ भी रिफंड नहीं मिलेगा। मींस जिसने पे कर दिया वो पैसे गए और जो जिसने पे नहीं किया वो यहाँ पे अलाउंस ले सकता है कि वो इंटरेस्ट पे ना करे, पेनल्टी पे ना करे, ओनली टैक्स का अमाउंट पे करके इम्यूनिटी ले ले। सो अब दोस्तों इन सब अमेंडमेंट्स को देखते हुए आपको अच्छे से पता लग गया होगा कि बजट 2024 में कौन कौन सी अमेंडमेंट्स लाई गई हैं। होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं RJR प्रोफेशनल बुलेटिन। थैंक यू सो मच।